प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स जो है वो ऑलराउंडर सब्जेक्ट है और ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में बराबर ही पढ़ना है, एक ही चीज़ को पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग आएगा। आपका 40 नंबर ऑब्जेक्टिव ओएमआर पर होगा, उसी की तैयारी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से करवा रहा हूँ। हम लोगों ने मॉडल सेट 1 को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो का हम लोग नाम देते हैं इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2। तो इसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया था। तो रैगनर फ्रिश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका आसमानी कलर का कलर किया होगा वही आंसर होगा, बाकी मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताता चलूँगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। अगला है, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रिया और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रिया, ये सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो सी होना चाहिए, लेकिन सी ही होगा। लेकिन आप इसको बताइए ये सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चौथा नंबर है, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है। तो अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या होती है, क्या, कैसे, किसके लिए होती है, तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। फिर है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया। तो गणनावाचक सिद्धांत मार्शल ने दिया था, जबकि क्रमवाचक सिद्धांत जे.आर. हिक्स ने दिया था। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता का व्यवहार का जो अध्ययन होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को हम लोग गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं, जबकि सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। अगला है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना चाहिए। तो मांग के लिए वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, एक निश्चित मूल्य होना चाहिए और साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। तीनों होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 10वां है, मांग वक्र की समांतर ढाल होती है। तो मांग वक्र होता है, क्या होता है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो ये आपका मांग वक्र है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर है। अगला है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। तो कॉफ़ी और चाय जो है वो प्रतिस्थापक वस्तु है, मतलब एक की जगह हम दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यदि कॉफ़ी का मूल्य बढ़ेगा तो चाय का क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगा, बढ़ती है। अगला है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग। तो मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और मूल्य घटने से घट जाती है। अगला है, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है। तो इन तीनों विधि से किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो कुल व्यय रीति जो है प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, प्रतिशत या अनुपातिक रीति प्रोफेसर फ्लक्स ने दिया था, और बिंदु रीति जो है के.ई. बोल्डिंग ने दिया था। अगला है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच 5 प्रकार की होती है। अगला है, विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है। तो अत्यधिक लोचदार होती है। लोचदार कहने मतलब है कि मूल्य में जरा सा परिवर्तन होने से, मतलब मूल्य में थोड़ा सा वृद्धि होने से उसका मांग घटकर शून्य भी हो सकता है, और मूल्य में थोड़ा सा कमी होने से मांग में अनंत वृद्धि भी हो सकता है, इसलिए इसको अत्यधिक लोचदार कहते हैं। अगला है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन हमेशा क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर फंक्शन ऑफ KLC। ये तो इसका मतलब है उत्पादन किस पे निर्भर करता है, तो उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करता है, इसीलिए उत्पादन फलन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। अगला है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। तो सीमित साधनों की सीमितता और साधनों का अपूर्ण स्थापन होना, ये दोनों है, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। फिर है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो AC बराबर AFC प्लस ABC होता है, ये डी नंबर आपका सही है। इसमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहला में क्या है कि AC है और यहाँ TFC TBC है, मतलब औसत लागत के साथ AFC ABC होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। फिर है, AC बराबर यहाँ AFC तो ठीक लिखा है, लेकिन यहाँ तक T मतलब कुल आ गया, T आ गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर भी आपका सेम यही कंडीशन है, यहाँ पर T की जगह A होना चाहिए, तो A नहीं है, इसीलिए ये आपका जो डी फॉर्मूला है वो ना सही है।
अगला है वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो, तो वो पूर्ति कहलाती है। अगला है पूर्ति लोच की माप निम्नलिखित में किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो हम लोग सभी जानते हैं डेल्टा क्यू एस बट्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी एस बट्टा पी होता है, ये पूर्ति लोच का फॉर्मूला है। इसमें डेल्टा क्यू जो होता है वो मात्रा में परिवर्तन को बताता है, जबकि जो क्यू है क्यू एस ये आरंभिक मात्रा को बताता है। डेल्टा पी मूल्य में परिवर्तन को बताता है, जबकि ये पी आरंभिक मूल्य को बताता है। अगला क्वेश्चन है बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं, तो एक क्षेत्र, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का मूल्य, तीनों होता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं, तो जो संतुलन कीमत जो होता है वो किससे निर्धारित होता है, तो ये मांग है, ये पूर्ति है। जहाँ दोनों आपस में बराबर होते हैं वहीं पर मूल्य निर्धारण होता है, इसीलिए इसका घटक कौन हो जाएगा, तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो गया। किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित हुई, किसने कहा था, तो ये मार्शल ने कहा था कि वस्तु का जो मूल्य निर्धारण होगा कैसे होगा, तो जहाँ मांग और पूर्ति आपस में बराबर होगी, इसीलिए इसका ये कथन मार्शल का है। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो अति अल्पकाल में पूर्णतया बेलोच कीमत केवल मांग दशाओं से प्रभावित होती है, और बी है पूर्ति की लोच समावधि पर निर्भर करती है। दोनों सही है, इसलिए सी आंसर हो गया। फिर है एक विक्रेता का बाजार कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो बाजार कीमत पर किसका प्रभाव नहीं होता, तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, विक्रेता का बाजार कीमत पर प्रभाव नहीं होता है। अगला निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है, तो संपत्ति जो है वो स्टॉक है। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, ये तीनों है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ये डी नहीं होगा, इनमें से सभी आपका हो जाएगा ए, कृषि। अगला है लाभ का निम्नलिखित में कौन सा घटक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ सभी शामिल किया जाता है, इसलिए डी आंसर हो गया। फिर निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछ भी चुका है। हार्टले विदर्स इसका सही आंसर है। अगला है मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का संचय भी होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य क्या है, तो जमा स्वीकार करना है, ऋण देना है और साख निर्माण तीनों करना है, इनमें सभी हो गया। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो घटता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसको हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। अगला है यहाँ हो जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा J.M. केन्स। यहाँ हो जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। थोड़ा सा यहाँ गलती लिखा गया है, इसलिए इसको आपको बोल के बता दे रहे हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो इसका हो जाएगा J.M. केन्स। अगला है केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है, तो केन्स का रोजगार सिद्धांत जो है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। अगला है MPC प्लस MPC बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला है आपका। फिर है गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो हम लोग सभी जानते हैं गुणक बराबर मतलब K ही गुणक कहलाता है, और वो होता है डेल्टा Y बटा डेल्टा I। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब MPC तथा गुणक की मात्रा में सीधा व प्रत्यक्ष संबंध होता है, और बी सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS तथा गुणक में उल्टा संबंध होता है। ये दोनों कथन सही है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। फिर राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो इनमें से सभी को शामिल किया जाता है, मतलब सार्वजनिक व्यय, कर, सार्वजनिक ऋण। बजट में हो सकता है, तो आगम घाटा, वित्तीय घाटा, प्रारंभिक घाटा तीनों हो सकता है, इनमें सभी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है, तो आपका संपत्ति कर और आयकर। निम्नलिखित में कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, तो वसूली जो है, वसूली मतलब गलत तरीका से जो पैसा लिया जाता है वसूली, वो राजस्व प्राप्ति नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक घाटे का सही माप है? तो राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान का अंतर। विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है? तो स्थिर विनिमय दर है और लोचपूर्ण विनिमय दर होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ए है स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। बी लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों मतलब विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति के आधार पर होता है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी आंसर हो गया। व्यापार शेष, तो व्यापार शेष क्या है? तो दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात है। अगला है भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है? तो दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण तीनों होता है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है चालू खाते के निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं? तो दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मदों का निर्यात, इनमें सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका सही है तो पूरा नंबर मिलता है। अब लोग हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तब तक ले आज्ञा दीजिए, बाय बाय।